नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। हाल में भाजपा में कुछ अहम फैसले हुए हैं। पार्टी ने वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर को राज्यसभा का टिकट दिया। इससे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सहित कई वरिष्ठ नेता हैरान परेशान हुए होंगे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने नए महासचिव नियुक्त करके भी राजनीतिक संदेश दिए हैं। यूं ये नए पदाधिकारी पहले से अनुमानित थे। कैलाश विजयवर्गीय, अरुण सिंह, अनिल जैन का नाम पहले से तय था। इनकी घोषणा में देरी हैरानी वाली थी। हिसाब से झारखंड, जम्मू कश्मीर में सरकार बन जाने के बाद संगठन का पुनर्गठन हो जाना था, लेकिन नियुक्तियों में देरी हुई तो काम बंटवारे में भी देरी है। एक वजह शायद यह है कि संगठन पीढ़ीगत परिवर्तन के बीच में है। भाजपा में इतनी तेजी से चेहरे बदले हैं कि दुविधाएं बनना स्वाभाविक है। केंद्र के स्तर पर ज्यादा चेंज है तो राज्यों में पुराना ढल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष अमित शाह दोनों को कई तरह के संतुलनों की चिंता करनी पड़ रही है। अमित शाह की अप्रोच सबकी सलाह और संतुलन की है तो जमीनी स्तर पर भी प्रदर्शन की भी बनी हुई है। टीम वही बने जिससे काम को लेकर भरोसा हो। तभी नए पदाधिकारियों में उन्हें महत्व मिला है जिन्होंने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में पार्टी को जितवाया। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता बिहार से अपनी पार्टी के सांसदों से परेशान हैं। एक के बाद एक कई मामलों में बिहार के सांसदों ने पार्टी को मुश्किल में डाला है। ताजा मामला आरा के सांसद आर.के. सिंह का है। उन्होंने विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि ललित मोदी की मदद करना या उनसे मिलना कानूनी और नैतिक रूप से गलत है। उन्होंने कानून और नैतिक दो शब्दों का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि 2 दिन पहले नितिन गडकरी ने जयपुर में कहा था कि वसुंधरा राजे ने कानूनी या नैतिक रूप से कुछ भी गलत नहीं किया है। आर.के. सिंह के बयान से विपक्ष को मुद्दा मिला है। उनसे पहले दरभंगा के भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने आस्तीन के सांप वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सुषमा स्वराज के मामले का खुलासा भाजपा के अपने आस्तीन के सांपों ने किया है। बाद में भी उन्होंने अरुण जेटली का नाम लेकर कहा कि बीसीसीआई और आईपीएल के सभी निकायों की जांच होनी चाहिए। पटना साहिब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इन दिनों पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोला है। वे मंत्री बनने के लिए अपने को सबसे काबिल बता रहे हैं और नीतीश लालू के गठबंधन की भी तारीफ कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद सीपी ठाकुर ने सीएम पद की दावेदारी करके पार्टी को अलग मुश्किल में डाला है। बिहार के मनोज तिवारी दिल्ली में सांसद हैं और उन्होंने ही सबसे पहले दिल्ली में किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने का विरोध किया था। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए जनता परिवार की एकजुटता बन गई है। राजद और जनता दल यू ने साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है और इसमें कांग्रेस को भी शामिल किया गया है। लेकिन बिहार के बाहर जनता परिवार की पार्टियों की लड़ाई कांग्रेस से शुरू हो गई है। कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इनका आमना सामना होना है। जनता परिवार के एक मुख्य घटक जेडीएस ने कर्नाटक में भाजपा से हाथ मिला लिया है। जनता परिवार की एकजुटता की कोशिश में लगे नेता इससे हैरान परेशान है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 2 पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ मुकदमे कराए तो इन दोनों ने साथ मिलकर कांग्रेस पर हमला शुरू कर दिया है। पिछले दिनों येदियुरप्पा और कुमारस्वामी मिले और कांग्रेस के खिलाफ रणनीति बनाई। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी भाजपा से ज्यादा कांग्रेस से लड़ती दिख रही है। भाजपा ने गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से आगे किए जा रहे दोनों नेता जाट है। कांग्रेस हुड्डा परिवार को और रणदीप सुरजेवाला को आगे कर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के खिलाफ अलायंस की रणनीति पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि कुछ नेता बसपा से बात कर रहे हैं, तो साथ ही पुराने सहयोगी अजीत सिंह से भी इस बारे में बात हो रही है। केंद्र सरकार को भूमि अधिग्रहण बिल पर संसद में कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के विरोध का सामना करना है, लेकिन संसद के बाहर सरकार को बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। देश भर के सामाजिक संगठन इस बिल के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। संसद की साझा समिति के सामने अपनी प्रस्तुति में सभी गैर सरकारी संगठनों ने अपनी राय जाहिर कर दी है। सबकी राय इस बिल के खिलाफ है। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अगुवा रहे अन्ना हजारे भूमि बिल पर दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और
और फिर से अनशन पर भी बैठ सकते हैं। संभव है कि इस बार उनके अनशन की सारी योजना संघ के विचारक गोविंद आचार्य बनाएं। अन्ना हजारे और गोविंद आचार्य के बीच इस बारे में रालेगण सिद्धि में बात हुई है। दोनों के संगठनों ने भूमि बिल का विरोध किया है। भाजपा और सरकार के लिए ज्यादा मुश्किल वाली बात ये है कि गोविंद आचार्य बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी कहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की जमीन छीनने की हड़बड़ी में है। किसान नेता और महाराष्ट्र में भाजपा के सहयोगी सांसद राजू शेट्टी भी इनके साथ मिल गए हैं। अन्ना और गोविंद आचार्य के आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका होगी। बताया जा रहा है कि संघ से जुड़े संगठन और अरविंद केजरीवाल भी इस आंदोलन की मदद कर सकते हैं, क्योंकि वे भी भूमि बिल का विरोध कर रहे हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। पूर्व आईपीएल प्रमुख ललित मोदी से जुड़े विवाद में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को बचाने के विपक्ष के आरोपों के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इस मामले में सरकार किसी को नहीं बचा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कानून के मुताबिक काम करेगी और सुनिश्चित करेगी कि सच्चाई की उच्चतम कसौटियों का पालन हो। जेटली ने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर सरकार के बैकफुट पर आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। जेटली ने कहा कि इस मामले में पूरी तरह से कानून का पालन होगा। आरोपी लोगों को बचाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर जेटली ने दो टूक अंदाज में कहा कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। पूर्व आईपीएल प्रमुख ललित मोदी को बचाने के आरोपों में घिरी भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और शशि थरूर पर निशाना साधा। भाजपा के प्रवक्ता जीवीएल नरसिंह राव ने ललित मोदी को आरोपी के साथ साथ पीड़ित बताते हुए कहा कि सोनिया गांधी और शशि थरूर उनके पीछे पड़े हैं। राव ने कहा कि अपने परिवार के क्रिकेट कनेक्शन की वजह से सोनिया और थरूर उनको परेशान कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पूरी क्रिकेटिंग माफिया पर कब्जा चाहती थी। कांग्रेस ने भाजपा के इन आरोपों का खंडन किया है और कांग्रेस के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा कि इस मामले में ललित मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा ललित मोदी की प्रवक्ता बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शहरों के विकास की 3 बड़ी परियोजनाएं पेश करेंगे। इन योजनाओं को विकास के नए इंजन का नाम दिया गया है। इन परियोजनाओं के तहत अगले 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बताया है कि 3 परियोजनाओं में 100 स्मार्ट शहरों का विकास, अटल शहरी पुनर्जीवन व परिवर्तन मिशन और सभी के लिए आवास योजना शामिल है। नायडू ने कहा कि टीम इंडिया का सफर कल से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने में राज्यों और स्थानीय निकायों का महत्वपूर्ण योगदान होगा और इसमें निजी क्षेत्र की भी काफी साझेदारी देखने को मिलेगी। दिल्ली की एक अदालत ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को झटका दिया है। अदालत ने कहा कि उनकी डिग्री के विवाद को लेकर दायर की गई याचिका सुनवाई के लायक है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। ये याचिका एक स्वतंत्र लेखक अहमर खान की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया है कि स्मृति ईरानी ने अलग अलग चुनावों के समय चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी शिक्षा को लेकर अलग अलग दावे किए हैं। अहमर खान ने कहा है कि उनका मुद्दा मंत्री का कम या ज्यादा पढ़ा लिखा होना नहीं है, बल्कि उनका मुद्दा ये है कि शिक्षा मंत्री होने के बावजूद स्मृति ईरानी अपनी डिग्री को लेकर ईमानदार नहीं रही हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भाजपा संगठन में जमीनी नेताओं, चुनाव लड़ने लड़ाने वाले चेहरों की अनदेखी का ट्रेंड साफ है, पर शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव लड़ने लड़वाने के ग्रांड मास्टर है। ये दोनों ही सब कामों में समर्थ है। उस नाते भाजपा संगठन की दशा दिशा दिलचस्प है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पार्टी संगठन में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी में हाल ही में हुए कुछ फैसलों से इसकी झलक मिलती है। मिसाल के तौर पर अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया है। भूपेंद्र यादव पहले से बिहार के प्रभारी हैं और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में बिहार चुनाव के लिए 3 सदस्यों की एक कोर कमेटी भी बनाई गई थी। इसके बावजूद अनंत कुमार को चुनाव का प्रभारी बनाने का एक मकसद है। उनको भाजपा के नए संसदीय बोर्ड में जगह नहीं मिली है और इस वजह
वजह से वे अलग थलग पड़े थे, सो उनको पार्टी ने एक काम थमाया है। इसी तरह हरियाणा की चुनावी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले कैलाश विजयवर्गीय और अनिल जैन को महासचिव बनाकर अमित शाह ने दोनों के काम का इनाम दिया है। लेकिन ये फैसला होने में बहुत समय लगा, तो इसका कारण 2 राज्यों मध्य प्रदेश और हरियाणा की राजनीति रही होगी। दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है और वहाँ से किसी नेता को राष्ट्रीय टीम में लेने से प्रदेश की राजनीति का समीकरण किस तरह प्रभावित होता है, इसे ध्यान में रखकर फैसला हुआ। केंद्र व राज्यों के संगठन में संतुलन बनाने की इस कवायद के बीच भाजपा की राजनीति की एक खास बात जो उभर कर आई है, वो संक्रमण काल के दौरान उभरने वाले नए चेहरों की पोजीशनिंग है। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भाजपा की दूसरी तीसरी पीढ़ी को आगे किया है। चाहे सरकार हो या संगठन, दोनों जगह ऐसे चेहरे आगे आए हैं जिनके बारे में थोड़े समय पहले तक लोगों को जानकारी नहीं थी। भूपेंद्र यादव का बिहार जैसे राज्य का प्रभारी बनना, या श्रीकांत शर्मा का मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता बनना, या अनिल जैन व अरुण सिंह का महासचिव बनना, या दिनेश शर्मा का उपाध्यक्ष के रूप में गुजरात जैसे राज्य का प्रभारी बनना, ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जिनसे भाजपा का बिल्कुल नया चेहरा देखने को मिला है। भाजपा के शीर्ष संगठन में ऐसे कई नए चेहरे आए हैं जिनकी चुनाव जीतवाने की क्षमता की अभी परीक्षा होनी है, लेकिन अमित शाह ने उस पर दांव लगाया है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद ही चुनाव जीतने के सारे फॉर्मूले जानते हैं। नरेंद्र मोदी का अपना करिश्मा है, तो अमित शाह की संगठन को संभालने और चुनाव प्रबंधन की प्रमाणित क्षमता है। इसलिए इन दोनों नेताओं को हो सकता है कि ऐसे नेताओं की जरूरत हो जो उनके बनाए ब्लूप्रिंट पर अमल कर सके। जिन नेताओं ने ऐसा किया है वे सफल हुए हैं और उनको तरक्की भी मिली है। जो हो, भाजपा धीरे धीरे संक्रमण काल से निकल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का दौर खत्म हुआ, तो उसके साथ ही कई चेहरे भी नेपथ्य में चले गए और नए लोगों ने उनकी जगह ले ली। भाजपा के नए नेतृत्व ने अपने शासन वाले राज्यों में भी नए चेहरों के साथ प्रयोग किया है और केंद्र के स्तर पर तो यह प्रयोग ज्यादा बड़े पैमाने पर हुआ है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भाजपा संगठन पर चर्चा करेंगे। एक साल पहले भाजपा का जो संगठन था वह आज इतना अधिक बदल गया है कि तब और अब का फर्क बहुत चमत्कारिक लगेगा। अमित शाह ने पार्टी का कायाकल्प किया है। सदस्यता संख्या के अलावा पदाधिकारियों के चेहरों, तौर तरीकों में बहुत परिवर्तन है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, भाजपा के संगठन में क्या बुनियादी परिवर्तन नहीं हो गया? क्योंकि देखिए, एक साल पहले भाजपा संगठन केंद्रीय कार्यालय भाजपा का क्या था और आज क्या है। आज अमित शाह के बाद एक दूसरी जनरेशन, बिल्कुल एकदम नए चेहरे। कायाकल्प वाली स्थिति नहीं हो गई इतना तेजी से? देखिए, शुरू से ही मतलब अमित शाह जी ने जब मतलब कमान संभाला, उस समय अमित शाह जी ने खुद मुझे बताया था कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हर स्टेट से लोग पार्टी ऑफिस में, सेंट्रल ऑफिस में आ जाते हैं और अध्यक्ष जी से मिलना चाहते हैं। अध्यक्ष जी से मिलना, हर स्टेट यूनिट को मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं कमरे से बाहर आ जाता हूं और बाहर आके मैं ये कह रहा हूं कि तो हर स्टेट में डेलीगेटेड लीडर है और आप स्टेट के अध्यक्ष के पास जाइए और इसके जो सिस्टम है ना, वो हायरार्की फॉलो करना चाहिए कि चुनाव के पहले नॉमिनेशन के लिए, चुनाव के बाद स्ट्रेटेजाइज करने के लिए। तो वो नई पीढ़ी कब आएगा अगर हम लोग डेलीगेट नहीं कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि वो जो आइडिया अमित शाह जी ने उस दिन मुझे बताया था, उसका इम्प्लीमेंट करना, देखिए ये इतना आसान नहीं है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि वाजपेयी जी, आडवाणी जी के समय से मैं देख रहा हूं कि पार्टी में एक ओवर सेंट्रलाइजेशन अचानक हो गया है। ऐसे तो नहीं हुआ ना, एक दिन में नहीं हुआ। मतलब जो भी है, मतलब जनरल सेक्रेटरी को भी पावर नहीं होता था, वो अध्यक्ष जी और प्राइम मिनिस्टर अगर पावर में आप हैं। तो ये आज के दिन में मोदी जी और अमित शाह जी ने, बीजेपी और सरकार का मतलब है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक न्यू टीम इवॉल्व हो रहा है और वो खुद सचेतन होके, एक स्टेट में एक प्रभारी है तो दूसरे प्रभारी को भी भेजना और उसके साथ बाकी जो वहां के स्टेट लीडर है सबका ओपिनियन लेना, ये सब भी हो रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज है जो बहुत
फास्ट और होना चाहिए। नहीं, वो उसके अंदर तो उसमें मुख्य जहां नहीं हो रहा है, क्योंकि कई प्रदेशों के अंदर देखा जाए एक तरह तो यथा स्थिति है प्रदेशों के अंदर, या ये भी कि यहाँ भी कई मामलों में कुछ देरी होती हुई लगती है कि जैसे नए महासचिव बन गए लेकिन कार्यभार तुरंत बंटना चाहिए, वो नहीं हो रहा। तो ये वजह क्या लगती है? देखिए, एक अगर क्रांतिकारी परिवर्तन, आप जो कह रहे थे ना शुरू में, क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए पहले आपका जमीन भी तो तैयार करना पड़ता है ना। मतलब अब अचानक कोई बुलडोजर देके अचानक आप कुछ कर दिए हैं, उसमें भी कभी कभी असर खराब हो जाता है। मुझे लगता है इस समय जो अभी देर हो रहा है उसके पीछे और एक कारण है। कारण क्या है, आप उसको सही बोल सकते हैं कि वो सही नहीं है, वो भी आप वैल्यू जजमेंट दे सकते हैं, लेकिन बिहार चुनाव के कारण पूरी कंसंट्रेशन आज के दिन में बीजेपी टॉप लीडरशिप अमित शाह जी का भी ये बहुत बड़ा चुनौती है। अगर बिहार वाटरलू बन जाए बीजेपी के लिए, तब तो अभी अगले 4 साल बीजेपी के लिए बहुत समस्या हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी अमित शाह जी के लिए आज के दिन फोकस अभी संगठन के बजाय राजनीतिक जो लड़ाई है उसकी लड़ाई है। और देखिए, पार्लियामेंट सेशन आ रहा है। पार्लियामेंट सेशन में आप जो भी फैसला ले, पार्लियामेंट में कांग्रेस, सीपीएम, लालू, नीतीश सब मिलके घेरने का कोशिश करेंगे। तो इसमें अपोजिशन को कैसे डिवाइड रखा जाए, स्टेट डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स है उसके साथ रीजनल पार्टी का भी संबंध है। और वो कोalition, बीजेपी पावर में कोalition नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में एक कोalition बनाना और अपोजिशन को डिवीजन में रखना, ये सब भी स्ट्रेटेजाइज करना है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को ही सब कुछ करना पड़ता है। अमित शाह जी है, लेकिन ये जो डुओ है, दोनों मिलके करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक कैलेंडर है, अपना एक टाइम टेबल है, जो शायद हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं। लेकिन कहां है फॉरेन पॉलिसी, कहां है बिहार चुनाव, कहां है पार्लियामेंट। तो स्टेट से शिकायत आ रहा है कि जल्दी कीजिए, प्रभारी जो है, कभी परिवर्तन का नारा है, किसी जगह जनरल सेक्रेटरी का डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं हुआ। देखिए ना, दिल्ली में हम लोग दिल्ली में बैठ के बातें कर रहे हैं, दिल्ली का फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है। अगर हम बीजेपी के लीडर को भी पूछते हैं तो कहते हैं कि हमें पता नहीं है, पता नहीं, सब स्टेट स्टिल है कि भाई दिल्ली में संगठन कैसे हो या क्या बने, या बाकी और जो स्टेट है, मतलब उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जो इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, वहां कैसे क्या होगा। ये ब्लूप्रिंट एक तरह से ये नहीं लगता है कि क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद पूरी तरह चुनाव में, वो समर्थ चुनाव लड़ने में एक तरह से पूरी तरह अपने आप को चुनाव में उलझाए रखने वाले हैं, इसलिए वो इस पे ज्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं। नहीं, चिंता कर रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में मैं जानकारी ले रहे थे यही क्यों नहीं हो रहा है, तो मुझे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिला कि कह रहे हैं कि देखो दिल्ली का जो स्थिति है, अचानक अगर फिर से कुछ करने जाएंगे तो ज्यादा समस्या बढ़ेगा। अभी पहले बिहार का जो चुनाव है उसके पहले अचानक दिल्ली में कुछ करने का, इतना जल्दबाजी करने का क्या जरूरत है। मतलब, पहले मतलब ये जो वेट भी हो रहा है, जो देरी भी हो रहा है, उसके पीछे भी राजनीति है। मतलब सोच समझ के अगर मान लीजिए बिहार में विक्ट्री दाखिल करे, मतलब आप ये मानते हैं कि बिहार का अथॉरिटी बढ़ जाए, बिहार का मामला पूरा एक तरह से बीजेपी को रोके हुए है, तो उसमें दिल्ली में भी फैसला लेना आसान हो जाएगा। अगर बिहार में आपको चुनाव में अच्छा विक्ट्री मिलेगा, तो उसमें डिसीडेंट पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। अगर अब विक्ट्री नहीं, जो जीता वही सिकंदर, तो अभी जीतना बहुत बड़ी चीज है बिहार के लिए। जैन जी, एक दूसरा इशू ये जिसपे इन्होंने फोकस भी किया था कि संगठन और सरकार इसमें तालमेल बैठाने के लिए, और इसकी कवायद में भी बहुत हुआ था कि भाई मुख्यालय में मंत्री आकर बैठे, मिले, फीडबैक ले, वो उसमें कुछ आगे बनता हुआ लगता है। लेकिन इसमें और होना चाहिए, क्योंकि देखिए मुझे याद है वाजपेयी जी, आडवाणी जी के समय भी ये फैसला, आपको भी याद होगा, हुआ था। ये जो एक माइंड सेट है ना, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, मंत्री जो हैं वो इतना बिजी हैं, किसी को फॉरेन ट्रिप है, किसी को देश में सफर करना पड़ता है, कैबिनेट डिसीजन के लिए बिजी रहते हैं। तो फोकस बनाने की बात है। मैं मानता हूं आपके साथ बहुत 100% सहमत मतलब है कि अभी हर वीक में कम से कम एक दिन मिनिस्टर को आना चाहिए। प्राथमिकता तय की थी, लेकिन उसके कई कारणों से नहीं हो पा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ ज्यादा इंटरेक्शन है जी,
जो पहले नहीं था। हाँ। वो मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब आप असम में हो या बिहार में हो, वो देखिए सरकार टू सरकार, पीएम टू सीएम, वो रिलेशनशिप मुझे लगता है मनमोहन सिंह के समय से भी ही अच्छा है ज्यादा। लेकिन पार्टी टू सरकार अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं तो पार्टी के साथ क्यों नहीं हो रहा है? जी जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।